अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़तूर इश्क की किस्त नंबर 5। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चलते हैं नावल की तरफ। असम को अभी भी होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शन लगाए थे और चले गए। अनूरल बस उसे तकती ही जा रही थी। वो सोता हुआ और भी प्यारा लग रहा था। अनूरल को इस पर टूट कर प्यार आया। वो उसकी पेशानी पर उंगली ट्रेस करती आंखों पर आई। जी, नाकों की खूबसूरती और गहराई में वो कब की डूब चुकी थी। फिर उसकी उंगली अरसम की नाक पर गई जो हम वक्त गुस्सा रहने का सबूत दे रही थी। फिर उंगली इसके लबों पर आकर रुकी और वो सुर्ख पड़ती अपनी उंगली वहां से हटाकर नीचे आई। और अब उसकी उंगली उसके दिल के मकाम पर थी। अचानक उसे वो दिन याद आया जब अनूरल के लब इसके सीने से मिस हुए थे। वो उस दिन को याद करती शर्माती हुई बैठे ही बैठे इसके सीने पर अपना सर रखे उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी। और उसे सुनते सुनते वो भी गहरी नींद में चली गई। अरसम के सामने अरसम की आंखों के सामने वो खून से लथपथ वजूद दिख रहा था जो उसे अपनी जानिब बुला रही थी। फिर किसी के रोने की आवाज़, अचानक हिचकी और एक गहरी सांस। फिर साकित। अरसम घबरा कर अपनी आंखें खोल गया और आसपास देखने लगा। वो कहाँ था? लेकिन फिर अपने दिल पर बोझ महसूस करता वो नीचे देखा तो कोई सिनफे नाजुक इसके सीने पर सर रखे सो रही थी। वो करंट खाकर जल्दी से उठा। वो जो कुर्सी पर बैठे उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। अचानक से उसके झटकने पर नीम हालत में नीम व हालत में अपना बैलेंस खोती दम से नीचे गिरी और अरसम को गुस्से से देखने लगी। अरसम उस लड़की को पहचान चुका था क्योंकि जिस दिन वो जेल से बाहर आया था उस दिन उस मनहूस लड़की के साथ हुई मुलाकात में वो अपना कीमती लॉकेट खो चुका था जो उसकी ज़िंदगी के एक अजीज शख्स की यादों की आखिरी निशानी थी। और कल इसी लड़की ने अपने घर में उसे थप्पड़ मारा था। उस लड़की की हरकतों पर उसका मन चाहा कि शूट कर दे, लेकिन शाजी मामू की बेटी समझकर वो इसे कुछ नहीं कहता वहां से जाने लगा। रुको। वो झट से उठी और उसके सामने आ गई। अरसम उसको घूरने लगा। देखो लड़की, मैं सिर्फ शाजी मामू के लिहाज से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अगर तुम्हारे थप्पड़ के बदले एक और थप्पड़ मार देता तो फिर अस्पताल पहुंच जाओगी। अगर तुम्हारे थप्पड़ के बदले एक और थप्पड़ मैं मार देता तो फिर अस्पताल पहुंच जाओगी। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और ये फजूल हरकतें बंद कर दो। अरसम को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई बच्चा नहीं था जो उस लड़की की नज़रों को नहीं समझ पाता। वो जब भी इसके सामने आती, ये मासूम लड़की अपने हवास खो बैठती थी। पहले वो मानूर के लिए परेशान था, ऊपर से ये लड़की नई मुसीबत बन गई थी। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आराम से बैठकर बात करते हैं। वो इसकी सुरमई आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े बोली थी। जिस पर वो सर झटकता वहां से जाने लगा तो अनूरल उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ चुकी थी। उसकी इस हरकत पर अरसम की आंखों से जैसे खून छिड़क छिड़का था। उसने अनूरल को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। इस अचानक अफताब पर अनूरल का दिल ढोलकी की मानिंद बजने लगा। उसके कोट के पीछे छुपा लॉकेट फिर से चमकने लगा। अरसम उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बोला, मेरी बात तो गौर से सुनो लड़की। वो अभी कुछ बोलता कि अनूरल बीच में ही बोल उठी, अनूरल नाम है मेरा। वो ढिठाई से बोलने लगी। चुप। वो धाड़ा और अनूरल को खुद से दूर कर दिया। अपने घने बालों में हाथ फेरता वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी बहन को ढूंढने में, इसलिए मुझ पर मत चिल्लाओ, समझे? वो इसे अपनी उंगली दिखाती वार्न करने लगी। अरसम ने चौंक कर उसको देखा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम महानूर के लिए परेशान हो और तुम्हें इसे ढूंढना है। लेकिन तुम जेल से आए हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सोर्सेज नहीं है, कुछ प्रूफ्स भी नहीं कि महानूर की गुमशुदगी के बारे में। कैसे ढूंढोगे? वो सब मेरा मसला है। मुझे तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों की मदद की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो तो टोक लहजे में बोला था। तुम डैड से मदद नहीं मांगोगे क्योंकि तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करता और तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है और ना कोई नौकरी। और तुम बोल रहे हो और ये दुनिया पैसे और ताकतवर लोगों की बात को ही सुनती है और तुम बिना किसी की मदद के महानूर को नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही डील करते जाओगे तो इसे कब तक ढूंढ पाओगे? ये ना हो कि वो बात करते करते चुप हो गई, क्योंकि अगर वो जुमला पूरा करती तो उसका रिएक्शन सोच भी नहीं सकती थी। अनूरल की बात पर वो कुछ देर सोचने लगा और फिर बोल पड़ा, सीधी बात पर आओ, घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरसम ने संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुराती उन दोनों के बीच में फासला कम करने लगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ महानूर को ढूंढने में और तुम उसके बदले मेरे अंदर का काम करो, मेरी कंपनी में।
इस तरह तुम्हारी गैरत को भी चोट नहीं पहुंचेगी और तुम अपनी बहन को भी ढूंढ लोगे। वो आंखों में चमक लिए उसे देखते बोली, जिस पर वो तंजिया सा मुस्कुराया। मैडम, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मुझे अंग्रेज़ी बोलना आती है, तो किस हैसियत से आप मुझे जॉब देंगी? वो दोनों हाथ सीने पर बांधते बोला था। इस काम के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले जिम चलाते थे ना, तो तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे, जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, सुबह से रात तक। और जब भी फ्री टाइम मिलता है ऑफिस से, तो इस टाइम हम मानूर को ढूंढने में लगाएंगे। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे एक पुरस्रार मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब देखते बोली थी। तो मेरे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता करवा करवा लिया आपने। तो आपको ये भी पता लगाना होगा कि मैं जेल क्यों गया। वो थोड़ा झुकता हुआ उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला था। अनुरल ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे मैडम, सबसे अहम बात को आपने नहीं जाना और जॉब देने के लिए तैयार होगी। यकीनन मेरी बात सुनकर आप अपनी ऑफर से खुद पीछे हट जाएंगी। वो हनूज उसकी आंखों में तंजिया मुस्कुराता देखने लगा। मैं जेल इसलिए गया था क्योंकि मैंने अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को मार दिया था, वो भी बड़े ही बेरहमी से। वो एक एक बात चबाकर बोला था। अनुरल के अंदर कुछ चटक से टूटा। चेहरे पर जो कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी वो अब नहीं थी। उसके चेहरे पर बदलते रंगों को देखकर अरसम को सुकून महसूस हुआ और वो मजीद बोलने लगा। तुम्हारी जितनी कोई हूर नहीं थी, लेकिन प्यारी थी। मेरे इन्हीं हाथों से उसे दर्दनाक मौत दी। वो चीखती चिल्लाई वो चीखी चिल्लाई, फिर भी मैंने रहम नहीं किया। अगर तुम नहीं चाहती हो तुम्हारा भी वही हाल करूं, तो अभी और इसी वक्त अपना फजूल ऑफर लेकर चली जाओ यहाँ से। वो धाड़ते बोला था। अनुरल का दिल चकनाचूर हो गया। मतलब वो इस शख्स की पहली मोहब्बत नहीं थी जैसे वो इसका था। आंखें बंद किए वो अपने आंसुओं को बमुश्किल रोकने लगी और फिर उसे वो दिन याद आया जहाँ इसी शख्स ने मस्जिद में अल्लाह के सामने सजदे में कैसे गिड़गिड़ा कर रोने लगा था। अल्लाह से अपनी तकलीफ कैसे बच्चों की तरह बताने लगा था। वही वो लम्हा था जब अनुरल को इससे मोहब्बत हुई। और इसी दिन के शाम कैसे इस शख्स ने इसकी जान बचाई और कितना सख्त सुनाया था उस दिन उसके बारे में। भला वो शख्स कैसे किसी की जान ले सकता। उसे पता चल गया था ये शख्स सिर्फ उसे डराने के लिए उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। अनुरल अचानक से अपनी आंखें खोलने लगी और इसके पास हो गई। तुम्हारी जबान कुछ कह रही है और तुम्हारी ये आंखें कुछ और। अनुरल को इतने हल्के में मत लेना। तुम्हारी जबान कुछ कह रही है और तुम्हारी ये आंखें कुछ और। अनुरल को इतने हल्के में मत लेना और अपने कान खोल कर सुन लो तुम। मैंने कहा, मैं मनूर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी तो मैं करूंगी, और इसके बदले में तुम मेरे अंडर काम करोगे। और अब अगर अनुरल तुम्हारी ज़िंदगी में खुद शामिल हुई है, तो इसे कोई नहीं निकाल सकता। वो इसका कॉलर पकड़ते बोली और वहाँ से जाने लगी। तुम कुछ दिन यहीं ठहर रहो। तुम्हारे घर को वर्कर्स ठीक कर रहे हैं और मेरी मदद के बिना तुम्हारी मानूर नहीं मिलेगी। उसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। फिर वहां से चली गई और वो चौंक कर इस आतिशफिशा को देखने लगा। वो 25 साल की लड़की उस 32 साला नौजवान को अपने साथ रहने की धमकी देकर गई थी। अरसम की गुस्से से रगें फटने लगी। ये बात सच थी कि वो महानूर को किसी की मदद के बगैर नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन वो उस लड़की से मदद लेना नहीं चाहता था। पर उसके पास उसकी बहन तक पहुंचने के लिए यही रास्ता बचा था। एक बार उसकी बहन मिल जाए, फिर वो सबको बताएगा अरसम शमशीर राना क्या चीज़ है। सबसे अहम, उसके पिरा उसके पुराने बदले कुछ लोगों के साथ लेना बाकी थे, जिन लोगों ने उसे जेल तक पहुंचाया और उसकी ज़िंदगी उजाड़ने में सबसे पहला नंबर पर थे। अर्जल बड़ी ही गौर से उस डाइनिंग को देख रहा था अर्जल बड़ी ही गौर से उस ड्राइंग को देख रहा था और हेज़ल उसे। अचानक अर्जल की नज़र उठी और सीधा उसकी नज़रों से टकराई तो हेज़ल बौखला गई और डरते डरते निगाहें फेर ली। मिस्टर हेज़न, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? वो इस ड्राइंग को इसकी जानिब घुमाते पूछने लगा। हेज़न ने थूक निगला और महारत से चेहरे के तासुरात को बदलते बोली, ये जी, मैंने एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग के लिए एक रफ स्केच बनाया था कि उन्हें बेहतर काम के लिए कैसे मोटिवेट करूँ। इंटरेस्टिंग। ज़रा मुझे भी समझाएं कि आप कैसे मोटिवेट करती हैं। वो हेज़न की सीट पर बैठ गया, अपनी हल्की बैट को सहलाते और कनपटी पर उंगली रखे। वो अब पूरी तरह से मुतवज्जा था। उसकी नज़रें खुद पर पाते हेज़न बुरी जानिब उस पर नज़र पाते हेज़न बुरी तरह से पजल हुई और सुर्ख पड़ने लगी। हाय अल्लाह, पूछे तुमसे हेज़न, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। अब भुगतो तो सजा। वो खुद को कोसती हुई दबे पांव इस तक पहुंची थी। बताइए सर, क्या समझना है आपको इस ड्राइंग में? वो खौफ पर काबू पाते बमुश्किल बोली थी। ये क्या है? उसने कागज़ पर मौजूद
एक शैतान नुमा ड्राइंग की जानिब इशारा किया था। हेज़ल ने मासूम शक्ल बनाई और झुककर गौर से देखने लगी, जैसे उसे पता ही ना हो। ये तो मेरा मतलब, आप जो डेडलाइंस देते हैं वो इस शैतान की तरह ड्रोनी होती हैं। और यहाँ देखें, अब वो शैतान के सामने छोटे छोटे लोग दिखाने लगी। ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इन डेडलाइन से डरते हैं। यहाँ तो अंटार्कटिका है, क्यों लिखा है इस शैतान के ऊपर? क्योंकि डेडलाइंस अंटार्कटिका जितनी सर्द और ताकतवर होती हैं, इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। और ये एनन का क्या मतलब है? नखरेले नवाब। हेज़न ने दिल में कहा मगर बाहर बोली, लोग नो नो करके चिल्ला रहे हैं कि उन्हें डेडलाइंस नहीं चाहिए। उस शैतान की आंखें नीली क्यों हैं? वो मेरे पास सिर्फ ब्लू पेन था ना, इसलिए। वो रुमाल से पसीने को साफ करते बोली थी। फिर उन सब की आंखें भी ब्लू होनी चाहिए थी, उनकी क्यों नहीं है? सवालों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। हेज़न को लगा जैसे इसका इंटरव्यू हो रहा है और ये गलत जवाब पर निकाल दी जाएगी। वो शैतान को इन सब से अलग दिखाने के लिए वो नज़रें चुराते बोली थी, वाह, आपका शैतान तो टाई और कीमती घड़ी भी पहनता है। इसका मतलब होगा कि काम टाइम पर कंप्लीट करो और टाई से शैतान को अपने हसार में बांध दो, यही है ना? वो संजीदा नज़रों से बोला था और हसन बच्चों की तरह हाँ में सर हिला रही थी। वो सब तो ठीक है, मगर ये बीच में पेंगुइन क्यों आ गई? अर्जल ने उस शैतान और इम्प्लाइज के बीच खड़ी एक ड्राइंग की जानिब इशारा किया था। अपने आप को पेंगुइन कहलाने पर हेजल बिलबिला उठी। ओए मनहूस इंसान, इतनी खूबसूरत लड़की को पेंगुइन बोल दिया। अंदर ही अंदर कोसती रही मगर बाहर से मुस्कुरा कर बोली, सर ये पेंगुइन नहीं, क्वीन ऑफ पेशेंट है। यानी डेडलाइन से इन बेचारे एम्प्लॉयज़ को क्वीन बचाएगी। अच्छा, मगर ये क्वीन कम और पेंगुइन ज़्यादा लग रही है। खैर, डैड ने आपको बताया ही होगा कि आप मेरी नई सेक्रेटरी हैं। इसी सिलसिले में मिलने आया था। मक्की आपको सब समझा देगा। उम्मीद है कल से आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। वो खड़ा हो गया, और ये आपके हाथ में क्या है? उसने कब से वो बड़ी सी डायरी नोट कर ली थी। ये अर्जलनामा, मेरा मतलब आपके रूल्स और मेरी ड्यूटीज़ इसमें लिखी हैं। गुड। वो जाने लगा फिर रुका। वैसे आप नॉवेल्स लिखती हैं क्या? हेज़न ने चौंक कर नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं, बस इसलिए पूछा क्योंकि आप कहानियाँ अच्छी बनाती हैं। वो कहकर चला गया और पूरे वक्त में अर्जल के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। उसका मतलब उसे पता चल गया था कि मैंने इसी की ड्राइंग बनाई है। हेज़ल, तू तो गई। वो अपनी सलामती की दुआ करती सीट पर ढेर हो गई थी। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होती है। और वैसे तो ये एक शॉर्ट एपिसोड थी। कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग एपिसोड दो। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये नावल दो न्यू राइटर्स लिख रही हैं। जो बी डी है ना, वो दोनों राइटर्स के नेम का फर्स्ट वर्ड है। तो ये उनका पहला नावल है। तो आप लोग अच्छे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो वो फिर उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो फिर ज़्यादा लिखेंगे। तो ये अब आप लोगों पर है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो वो अच्छा लिखेंगे और ज़्यादा भी लिखेंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।